प्रिय विद्यार्थियों, सभी को हार्दिक नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गणित में हम अब तक प्रश्नावली 3 और 4 मतलब कि मैट्रिक्स और सारणिक डिटर्मिनेंट्स, इन दोनों को हम विधिवत पढ़ चुके हैं और मुझे आशा है कि आपने उन चैप्टर्स को ढंग से नोट्स बना करके और एक विधिवत वे में पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा, तो आज हम आगे बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर की, जो कि 5वां चैप्टर है। इसका नाम है व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, मतलब कि इन्वर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना। इससे पहले आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 4 की थ्योरी में जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक परिभाषाएं, जैसे आपको मैट्रिक्स का पता होना चाहिए क्या होती है, मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, है ना, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, सारणिक में सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, उसके अंतर्गत माइनर्स कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इनको अगर आप थोड़ा बहुत देख लें तो आज के लेक्चर में कुछ सहायता मिलेगी, क्योंकि उनका यूज होगा यहाँ पर। ठीक है ना। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपके प्रश्नावली 3, प्रश्नावली 4 और प्रश्नावली 5, ये तीनों प्रश्नावलियाँ आपकी बुक की दूसरी यूनिट है। तो हम आज आपकी बुक की दूसरी यूनिट की लास्ट प्रश्नावली, जो कि 5वीं प्रश्नावली करने वाले हैं। और इस प्रश्नावली में, जैसे आपसे मैंने प्रश्नावली 3 में मैट्रिक्स के कुछ विशेष गुण बताए थे कि मैट्रिक्स का ये गुण होता, मतलब कई गुणों की बात हमने की थी, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। उन विशेष गुणों की यहाँ पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। दूसरी बात, हमने मैट्रिक्स में अब तक योग, घटाव, गुणा, ये 3 प्रकार की संक्रियाओं को सीखा है। विधिवत अलग अलग कंडीशन होती है, वो अलग बात, लेकिन सीखा है हमने। लेकिन भाग को हमने नहीं सीखा था, है ना। आपने सारणिक में तो भाग सीखा है, पर मैट्रिक्स का भाग आपने अभी तक सीखा नहीं था। अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स का भाग भी सीख सकते हैं, उनको सीखने वाले हैं। दूसरी बात, आपको याद होगा हमने प्रश्नावली 3 की शुरुआत में ही, जब प्रश्नावली 3 की हेडिंग मतलब मैट्रिक्स, इसके गुणों की चर्चा कर रहे थे हम कि मैट्रिक्स ये होती है, इसके द्वारा ये होता है, ऐसा कुछ कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैट्रिक्स का हमारे सिलेबस के हिसाब से जो सबसे बड़ा गुण है वो यही है कि मैट्रिक्स के माध्यम से हम जटिल समीकरण निकायों को भी हल कर सकते हैं। जैसे जिन समीकरण निकायों में मान लो चरों की संख्या इतनी ज़्यादा हो कि उनको प्रतिस्थापन के माध्यम से हल करना मुश्किल हो, वहाँ पर वज्रगुण विधि फेल हो जाए, वहाँ पर समान गुणांक नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ होता है, आप सब जानते ही हैं। यदि चर मान लो 50 हैं, चर मान लो 60 है, तो हल करना बहुत मुश्किल है। तो उन बड़ी बड़ी समीकरण निकायों को हल करने के लिए एक छोटा सा तरीका है, एकदम छोटा सिंपल सा तरीका, और उसमें ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, बहुत सिंपल बातें हैं। और वैसे इसमें 2 तरीके, एक नहीं है। इस प्रकार की जटिल निकायों को हल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है क्रेमर नियम और एक होता है अवयव सिद्धांत। ये 2 तरीके भी यहाँ पर आने वाले हैं। उनके माध्यम से आप देखेंगे कि अगर चर मान लो 2 की बजाय 3 भी हैं, 4 भी हैं, 5 भी हैं, मतलब अधिक चरों की संख्या भी है, तो भी आप अपेक्षाकृत कम समय में हल निकाल पाओगे। ठीक है, ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप इसमें नई बात सीखने वाले हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर के ये प्रश्नावली इस शब्द के आसपास केंद्रित रहेगी, रैखिक समीकरण निकाय का हल निकालना। लेकिन हल निकालने के लिए आवश्यकता जिन जिन तत्वों की होगी उनमें एक ये भी है, व्युत्क्रम आव्यूह है। इसमें समीकरण निकाय का हल निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी व्युत्क्रम आव्यूह की, इसलिए इसको साथ में यूज किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं इन दोनों शब्दों की विवेचना को ही। तो पहले हम सीखेंगे व्युत्क्रम आव्यूह को आपकी पहली प्रश्नावली 5.1 में, और प्रश्नावली 5.2 और अगर 3 भी है तो भी, आगे वाले में जो भी है, आगे वाले चैप्टर्स में आएगा इन समीकरण निकायों का हल निकालने के 2 तरीके। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले टॉपिक व्युत्क्रम आव्यूह से। देखिए, पहले मैं कह दूं कि भाग का यहाँ पर यूज क्या क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 मैट्रिक्स ए और बी दे रखी हैं और आपसे पूछा जाए कि a बटा बी, मतलब कि मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी का भाग, इसका मतलब ये तो होता है ना, a में b का भाग देना है। अगर ये बात आपसे पूछी जाए कि a में b का भाग दें और बताओ क्या प्राप्त होगा, तो इसका तरीका बड़ा आसान है। क्या तरीका है? यदि आप इसको देखें तो क्या ये a गुणा 1 बटा b प्रकार से लिखी जा सकती है क्या? बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फायदा ये हुआ कि अब ये बन गया a गुणा में 1 बट्टा b का मतलब होता है b इनवर्स,
एकदम सिंपल सी बात है ये। अगर आप 1/b देखें तो 1/b का संकेत होता है b की घात -1। अगर आप देखें तो हमें a/b का मान चाहिए, और a/b का मान निकालने के लिए यदि आप a गुणा b इनवर्स का मान निकाल लें तो भी मान वही आएगा जो यहाँ से आने वाला, मतलब बीच में इक्वल का एक ही बात है ये, है ना। अब कुल मिलाकर के यदि आप a में b का भाग देना चाहते हैं तो भाग दे सकते हैं, लेकिन वह भाग केवल तब दे सकते हैं जब हमारे पास में b इनवर्स आ जाए, मतलब कि हमारे पास में मैट्रिक्स b का व्युत्क्रम आ जाए। 1/b को बोलते हैं व्युत्क्रम करना, ये आ जाए। और इसमें आप जानते हैं यदि इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद तो बड़ा आसान काम है। उसके बाद में हालांकि हमें उत्तर तो प्राप्त होगा भाग का, लेकिन हम करने वाले हैं गुणा के माध्यम से भी भाग हो। आप सब जानते हैं, मान लो 5 के बट्टा में 2 है तो आप या तो 5 में 2 का भाग दो या 5 गुणा 1/2 करो, गुणा से भी भाग आप जानते होता है कई बार। तो यहाँ पर हम वैसे भाग तो नहीं देंगे प्रत्यक्ष रूप से तो, लेकिन बट्टे वाली मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकाल करके उसका गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा भाग वाला ही। तो इस प्रकार से आप मैट्रिक्स का भाग भी यहाँ पर सीखेंगे विधिवत, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और एक बात आपसे और कह दूं, जिस प्रकार से मैट्रिक्स का योग, घटाव और गुणा, इन तीनों संक्रियाओं के कारण से जो मैट्रिक्स का रिजल्ट प्राप्त होता, मान लो आपने मैट्रिक्स ए और बी है, तो मैट्रिक्स ए और बी का योग करने पर जो रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स में आएगा, पक्का आप जानते हैं। मैट्रिक्स का घटाव मैट्रिक्स में आता है, सब जानते हैं। मैट्रिक्स का गुणा भी क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। इसी प्रकार मैट्रिक्स का भाग भी मैट्रिक्स ही आएगा, वह कोई संख्या नहीं आ सकती, मैट्रिक्स में ही रहेगा वो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आवश्यकता किसकी पड़ रही है, बी के इनवर्स की। इसका मतलब कुल मिलाकर के हमें इस पहले शब्द, इस पहली हेडिंग व्युत्क्रमावयव को पहले सीखना होगा, बाद में भाग और बाद में समीकरण का हल वो सब इजी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने स्तर पर चर्चा शुरू करते हैं कि व्युत्क्रमावयव का मान कैसे निकाला जाए। देखो, इसका मान निकालने के लिए पहले कुछ बेसिक टूल्स हैं, पहले कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं, वो आपको सीखनी पड़ेंगी, और उन परिभाषाओं का लॉजिक भी है। कुछ परिभाषाएं इलॉजिकल और सीधी सीखनी पड़ती है हमें, इन परिभाषाओं का लॉजिक भी है, ये क्यों बनी इसका पूरा कारण भी है। लेकिन मैं आपसे पहले कह दूं, एक बार ये परिभाषा वगैरह आप सीखेंगे और इसका जो कारण है ना, वह कारण स्पष्ट होगा अच्छे से कब, जब हम व्युत्क्रम निकालने का सूत्र बनाएंगे तब। तो एक बार केवल परिभाषाओं को देख लें, इसका लॉजिक वगैरह आगे हम स्पष्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए जो सहायक परिभाषा है वो है सहखंडज अवयव। सबसे पहला डेफिनेशन यही है इसकी, ठीक है। तो शुरुआत इससे करने वाले हैं हम, देखिएगा, सहखंडज अवयव है, सहखंडज अवयव है। इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसका इंग्लिश शब्द है ये एडजॉइंट, है ना, एडजॉइंट मैट्रिक्स या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक ही बात है, इसमें कोई भेद नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो पहली परिभाषा है आपकी सहखंडज अवयव है। इसको आपको पता होगा, इसमें एक शब्द है सहखंड, इसमें सहखंड शब्द है ना, इस सहखंड शब्द से इसकी परिभाषा बनाई गई है, सहखंडज, है ना, सहखंड के माध्यम से जनित सहखंडज। तो सहखंड से बनने वाली ये मैट्रिक्स होती है, इसको बोलते हैं सहखंडज मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, ये होती क्या है, एक बार केवल इसका स्टेटमेंट सुन लें, साथ में लिख लें, और बाद में इसको हम गणितीय रूप में बनाने वाले हैं, ठीक है। कथन इसका ये है कि यदि किसी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स, संकेत बोल रहा हूँ मैं, ए है, यदि किसी मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को उसके संगत सहखंड से प्रतिस्थापित करके परिवर्त किया जाए, दो नाम बोले मैंने, यदि किसी मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को प्रतिस्थापित करके, प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंड से प्रतिस्थापित करके उस प्राप्त मैट्रिक्स का परिवर्त किया जाए, तो इस प्रकार से परिवर्तित मैट्रिक्स उस मूल मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। और यदि यह सहखंड मैट्रिक्स व्युत्क्रम अवयव में काम आ रही है, मतलब कि इन्वर्स मैट्रिक्स में काम आ रही है, तो यह आवश्यक है कि यह सहखंडज मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो,
ज़रूरी है इसमें, हमेशा नहीं है ज़रूरी, लेकिन अगर आप इसमें इन्वर्स में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आवश्यक वह क्या हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। तो मैं इसमें लिखने वाला हूँ साथ साथ में कि ओनली फॉर, है ना, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। मैं दोबारा कह दूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए केवल तब तक सीमित है जब तक हम इसको इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। इन जनरल ये कुछ भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी परिभाषा में कोई शब्द नहीं है कि वर्ग ही हो, लेकिन इसके तहत वर्ग होना आवश्यक भी है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि गणितीय मतलब, इसका गणितीय मतलब क्या होता है। देखिएगा, हम कह सकते हैं कि यदि, ध्यान देंगे आप अच्छे से, यदि मैट्रिक्स ए बराबर में, और मैं मान रहा हूँ व्यापक रूप में मैट्रिक्स ए, तो व्यापकतः मान लीजिए इसका एलिमेंट है ए आई जे, आप मानते हैं व्यापक में ए आई जे होता है, और आप इसको लेने वाले हैं वर्ग अवयव का, तो इसको मान रहा हूँ मैं कोटि है n क्रॉस n ही। ठीक है, तो यदि मैट्रिक्स ए व्यापक रूप में ए आई जे n क्रॉस n हो, तब आगे ध्यान दीजिएगा, तब इस मैट्रिक्स ए की ही सहखंडज मैट्रिक्स, और उसका संकेत होता है ये ए डी जे ए, ये संकेत है इसमें। ए डी जे मीन्स एडजॉइंट, है ना, ए डी जे ए लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसका मतलब ये हुआ। तो ए डी जे ए बराबर में, अब परिभाषा की उन दोनों बातों को यहाँ पर घटाइए। परिभाषा बड़ी आसान सी थी कि हम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को उसके संगत सहखंड से पहले तो प्रतिस्थापित करेंगे। चलो करते हैं। जैसे मान लो ए आई जे इसका व्यापक अवयव है, और हम मान लेते हैं कि इसके व्यापक अवयव ए आई जे का व्यापक सहखंड अवयव है एफ आई जे। संकेत है केवल, इसमें आप आगे देखते हैं क्या क्या मानेगा, वो सब अलग बात है। संकेत में ए आई जे का सहखंड क्या हो जाएगा, एफ आई जे, और बाद में इसका हमें करना है ट्रांसपोज भी, तो ऊपर लगाते हैं टी, और आप जानते हैं कि ट्रांसपोज करने पर कोटि उल्टी होती है ना, लेकिन इसमें तो स्क्वायर मैट्रिक्स था ही, तो कोटि वही हो जाएगी n क्रॉस n ही, इसमें कोई भेद नहीं होगा। तो इसमें दो बात आ गई ना, एक तो हमने क्या किया, व्यापक अवयव को उसके संगत सहखंड से रिप्लेस कर दिया, एक काम तो ये किया, और दूसरा काम किया है ट्रांसपोज करने वाला। मैं दोबारा कह दूं कि इसमें ट्रांसपोज करने की जरूरत क्यों है, इसमें संगत सहखंड क्यों निकालने पड़ते हैं, इसका विधिवत कारण है, ये हवाबाजी नहीं है, इसका पूरा कारण है। लेकिन ये कारण अभी हम करने लगे बात तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और समझ में आएगा नहीं, इसलिए एक बार केवल सुन लें, है ना। आगे इसका हम पूरा अध्ययन करेंगे अच्छे से क्यों होता है ऐसा। एक बार देखें, तो इसमें अगर मैट्रिक्स ए ये हो तो इसके एडजॉइंट मैट्रिक्स इस प्रकार की होगी, संकेत रूप में कहा है मैंने। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सिंपल करते हैं हम इसमें n का मान 2, 3, 4 मतलब कोई भी संख्या मान के देखते हैं कि संकेत रूप में ये किस रूप में यूज हो सकती है। देखिएगा, अब यदि माना जाए कि मैट्रिक्स ए, मैं मान रहा हूँ मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 3 की है, कि आपके सिलेबस में अधिकतम 3 कोटि की है, तो 3 कोटि की मान लेते हैं ना। यदि मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 3 का हो तो मान लेते हैं व्यापक रूप में एलिमेंट ये आ गए A11, है ना, A12, A13, आगे वाली पंक्ति A, फिर 2 से शुरू है ना, 2, 1, आगे वाला एलिमेंट 2, 2, A23, इस प्रकार से तीसरी पंक्ति हो जाएगी A31, ठीक है, A32 और A33, और इसकी कोटि आप देख पा रहे होंगे 3 क्रॉस 3 ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई मैट्रिक्स ए इस प्रकार की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ध्यान दीजिएगा, तब हमसे पूछा जाए कि इस स्थिति में इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स बताओ क्या होगा, तो बड़ा आसान है ये। तब हम वही कह रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स ए डी जे ए बराबर में, देखिएगा बड़ा आसान काम है ये। तो हमने परिभाषा में पहला शब्द या फिर पहला काम क्या किया था कि हर एलिमेंट को उसके संगत सहखंड से रिप्लेस किया था, ये काम यहाँ पर कर देते हैं। आप जानते हैं कि ए आई जे का संगत सहखंड संकेत में क्या है, एफ आई जे है। अब A11 में I का और J का मान 1, 1 है, तो A11 का संगत सहखंड F11 हो जाएगा, 12 का F21, इसका मतलब A को F बना दो सब में, तो इसमें ये बन जाएगा F11, है ना, F12, इसी प्रकार F13, इसकी पहली पंक्ति तैयार हो गई है सहखंडों की। इसी प्रकार F21, फिर F22, फिर F23, और आगे वाली तीसरी पंक्ति है F31, F32 और F33, और इसका आपको करना है ट्रांसपोज जो कि आगे होगा। फिर इसकी कोटि लिखते हैं 3 क्रॉस 3 ही है। आप देख पा रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इसका ट्रांसपोज करना बाकी है,
तो करते हैं ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करते ही, अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में आपस में संगत रूप में चेंज करना है हमें। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पंक्ति को स्तंभ बना रहा हूँ। तो पहली पंक्ति को बनाऊँ पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ बनेगा F11, F12, F13। फिर दूसरा स्तंभ ये दूसरी पंक्ति से आएगा ना, ये बनेगा F21, F22 और F23। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति बनेगी तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर आ जाएगा F31, ठीक है, F32 और F33। और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं 3x3 कोटि रहेगी। अब इसमें T मत लगाइए क्योंकि T का प्रभाव ये हो चुका है, अब इसमें से T हट गया है, T का काम हो चुका है इसमें, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर मैट्रिक्स A ये हो तो इस मैट्रिक्स A होने पर इसका जो संगत सहखंडज मैट्रिक्स है वो ये होगा। व्यापक में कह रहा हूँ मैं, केवल संख्या नहीं लिए मैंने, इसमें केवल संकेत की भाषा में कहा है मैंने। ये व्यापक रूप में, इसका मतलब हर बार इसको आप फॉलो कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीका है और इसकी परिभाषा में ये 2 पॉइंट हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स दे रखी हो हमें तो उसके सहखंडज के लिए आप क्या करोगे, 2 काम करोगे। पहला काम तो उसके हर एलिमेंट को उसके संगत सहखंड से रिप्लेस करोगे, और दूसरा काम इस प्रकार से रिप्लेस की गई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करोगे। ये दोनों काम करते ही हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको नाम दिया गया है सहखंडज मैट्रिक्स। सहखंडज क्यों? क्योंकि सहखंड के कारण जनित है ये, तो सहखंडज बोल दो इसको, ठीक है। अच्छा, अब क्या आपको पता है कि सहखंड कैसे निकालते हैं? ये पता होना चाहिए। सहखंड, ये 2 नाम थे आपके प्रश्नावली 4 में, उपसारणिक और सहखंड, माइनर एंड कोफैक्टर। क्या होता है पता होगा आपको ना। सहखंड क्या होता है, सूत्र था इसका स्थानीय चिन्ह गुणा उपसारणिक। उपसारणिक क्या होता है? उपसारणिक जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि A13 है, अब आपसे पूछा जाए कि A13 का उपसारणिक क्या होगा, बड़ा आसान है। आप A13 का निकालना चाहते हो उपसारणिक ना, तो आप क्या करेंगे, आप A13 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उनको छुपा लो, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाया, तो पीछे बच गए 4 एलिमेंट। इन 4 एलिमेंट के सारणिक को निकाल लीजिए, वह सारणिक इस A13 का उपसारणिक कहलाता है। और आपको पता है स्थानीय चिन्ह क्या होता है, सूत्र इसका -1 की घात I+j, वो सब इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो आगे हमें इसमें सहखंड निकालने के तरीके सीखने होंगे अलग, इसमें आगे आएंगे बार बार, इस तरीके से निकालना पड़ेगा हमें, तो पहले सीख लीजिए कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी मुख्य परिभाषा है। अब आगे हम इसमें एग्जाम्पल लेते ताकि इसको देखते हैं कैसे निकाला जाए। देखिएगा एग्जाम्पल रूप में मैं इसमें कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ A, और मान लो मैट्रिक्स A ये है 1 0 -1, ठीक है ना, 2 4, फिर मान लीजिए -3 है, उसके बाद मान सकते हैं कि 4 5 और यहाँ पर 0 है। ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का, और आपके सिलेबस के हिसाब से सबसे बड़ी कोटि का मैट्रिक्स यही है, आपके 4x4 का नहीं आएगा। इसको सीख लो, सब सीख जाएगी, सब इसमें आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यदि मैट्रिक्स A ये हो, तब आपसे पूछा यह गया है कि एडजॉइंट ऑफ A, इस मैट्रिक्स का सहखंडज बताइए क्या होगा। इसका एडजॉइंट पूछा गया, तो बड़ा आसान काम निकालते हैं, इसको देखते हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा, अब एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए आपने ये बात सीख ली है कि हम हर एलिमेंट को उसके संगत सहखंड से रिप्लेस करते हैं। लेकिन यदि आप अलग अलग करना शुरू किए, आपने मान लो आपने पहले 1 का सहखंड निकाला, फिर 0 का, फिर -1 का, सब का सहखंड निकालते, ये सहखंड निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। पहले तो इसमें इतना पैराग्राफ इसमें केवल इसमें सहखंड में भर जाएगा, और बाद में इसको वहाँ पर रखो, पुट आउट करो, और बाद में उसका ट्रांसपोज करो, तो काफ़ी बड़ा काम होगा ना। हम इसका अलग अलग सेकंड निकालेंगे, बाद में रखेंगे, और बाद में उसका ट्रांसपोज भी करेंगे। तो ये इतना बड़ा काम करने से अच्छा है कि एक शॉर्टकट तरीका निकाला जाए, और इसमें निकाला भी गया है। इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, इसलिए एक छोटा सा एक सहखंडज मैट्रिक्स निकालने का एक ढांचा बनाया गया है ना, एक मॉडल बनाया गया है। उसमें आप उसमें उस नियम को फॉलो करो, और केवल 2-3 स्टेप में उसके उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। क्या तरीका है एक बार देख लें। देखो बड़ा आसान काम है, केवल समझना पड़ेगा गहराई से। अगर मैट्रिक्स A ये हो, तब एडजॉइंट ऑफ A, ADJA, सब जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A में 2 काम करने होते हैं। पहला काम यही है कि प्रत्येक एलिमेंट को उसके संगत सहखंड से रिप्लेस करना है। दूसरा काम है ये छोटा सा T लगाना।
तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसमें दूसरा काम लगा देते हैं ऊपर कि भाई ये काम करना बाकी है, और पहला काम यहाँ पर हम हल करते हैं विधिवत। अच्छा, अब बड़ी आसान सी बात है ये कि सहखंड का मतलब क्या हुआ, स्थानीय चिन्ह गुणा उपसारणिक। मतलब कि सहखंड को हमने दो भाग में तोड़ दिया, एक तो स्थानीय चिन्ह अलग हो गया, उपसारणिक अलग हो गया। तो एक काम करें क्या, हम इसमें सबसे पहले हर एलिमेंट के स्थानीय चिन्ह को लिख दें, ताकि बाकी छोटा सा काम बचे, वो है उपसारणिक वाला, वो छोटा सा काम बाद में कर लेंगे हम। ये काम करें इसमें, देखिएगा यदि आप देखें तो हमें इसमें 1 0 -1 2 4 मतलब इन सब का स्थानीय चिन्ह पहले से पता है। क्या होता है स्थानीय चिन्ह, ये होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, पता है ना आपको, एकांत क्रम में चलता है ये। फिर यहाँ पर प्लस तो नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा पक्का, माइनस फिर वापस प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर आएगा वापस प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। लॉजिक क्या है कि एक चिन्ह दोबारा नहीं आता, आगे वाला दूसरा चिन्ह आता है हमेशा, एकांतर चलता है ये, ठीक है। अच्छा, ऊपर टी पढ़ाइए, देखो इसमें हमने कितने काम कर दिए, हमने इसमें हमें करने थे 2 काम, 2 में से हमने 1.5 काम कर दिया है। एक काम तो ट्रांसपोज का चिन्ह लगा दिया और पहले काम का आधा काम पूरा कर दिया हमने, स्थानीय चिन्ह लगा दिया, बाकी काम बच गया उपसारणिक निकालने वाला, वो करते हैं इसमें। देखिएगा, एक आप सब जानते हैं कि एक का उपसारणी निकालने के लिए एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लीजिए। एक की पंक्ति छुपा लीजिए, है ना, ये पंक्ति छुपा लीजिए और स्तंभ छुपाओ, तो पीछे बच गया है ये, और इसका हमें निकालना है सारणिक। तरीका वो सब जानते ही हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मुख्य विकर्ण गुणा अन्य विकर्ण, तो 4 × 0 मतलब 0, फिर आता है माइनस का चिन्ह, और माइनस माइनस बन गया प्लस, ये बन गया 15। मतलब कि यहाँ पर इस एक का उपसारणिक 15 आ गया है। बड़ा आसान काम है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्थानीय चिन्ह तो प्लस का था ही, ब्रैकेट में लिखूंगा उपसारणिक इसका है 15, ये इसका काम पूरा हुआ। फिर बात करते हैं 0 की। 0 का स्थानीय चिन्ह लिख दिया हमने माइनस का, अब लिखते हैं उपसारणिक, वो होगा पंक्ति और स्तंभ छुपाने से। तो पंक्ति छुपाओ और स्तंभ छुपाओ, तो पीछे बच गया 2 -3 0 4। हल कर लीजिए, 2 × 0 0, फिर आता माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस 12, मतलब कि यहाँ पर लिखूंगा ब्रैकेट में 12। ये बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। उसके बाद में है -1 की बारी। तो -1 के इस माइनस को मत देखना, ये माइनस इसका अलग से ही है, ये यहाँ पर काम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो -1 की पंक्ति छुपा लीजिए और स्तंभ छुपा लीजिए, तो पीछे बच गया ये, इसको हल कर लीजिए। 10 - 16 मतलब -6, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना हमने इसमें किया क्या है, जैसे माइनस का चिन्ह और ब्रैकेट में 12, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है इस 0 का सहखंड। माइनस का चिन्ह तो इसका स्थानीय चिन्ह हो गया और 12 हो गया इसका उपसारणिक, तो -12 इसका बनेगा संगत सहखंड। इसका लॉजिक यही है बस, ठीक है ना। इसके बाद ये माइनस का चिन्ह इसका था स्थानीय चिन्ह, फिर निकालते हैं इसका, देखो पंक्ति छुपाओ स्तंभ, तो पीछे बच गया 0 माइनस माइनस प्लस का 5, तो ब्रैकेट में आ गया 5, ठीक है ना। उसके बाद में 4 की बारी, अब फास्ट कर लो इसको। 4 के लिए क्या बनेगा, 0 प्लस का 4, यहाँ पर 4 ही बन जाएगा, और यहाँ पर बनेगा अगर आप देखें तो 5, है ना, ब्रैकेट में 5 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 4 की, तो 4 के लिए बनेगा 0 माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है। उसके बाद में आगे है बारी 5 की, तो 5 से बनेगा -3 प्लस का 2 मतलब माइनस का 1, ठीक है ना। उसके बाद में 0 से बनेगा 4, ये आ जाएगा 4। तो क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने सहखंड निकालने के तरीके को 2 भाग में तोड़ के एक स्टेप में कर दिया, जबकि आपको ये 9 स्टेप तो करने ही पड़ते हैं और बाद में उसको रख करके ट्रांसपोज करना, वो छोटा सा, वो बड़ा सा काम छोटा सा हो रहा है अब, ठीक है। अब केवल एक काम बचा है, ट्रांसपोज करना रहा है बस बाकी, और इनको हल करना बाकी रहा है, प्लस को गुणा करना माइनस से, वो सब बाकी रहा है। देखते हैं, लास्ट में कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में, मैं इसमें अब 2 काम साथ में कर रहा हूँ, एक तो इसका ट्रांसपोज भी करूंगा और एक इसके स्थानीय चिन्ह को इसके अंदर वाले चिन्ह से गुणा भी करूंगा। 2 काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं साथ में इसमें। जैसे पहली पंक्ति बनती है पहला स्तंभ है ना, तो पहली पंक्ति क्या है, 15 है, यहाँ पर है माइनस के 12 है, माइनस का चिन्ह 12 आएगा, माइनस के 6। फिर दूसरा स्तंभ ये बनेगा माइनस के 5 4 और वापस माइनस के 5, और यहाँ पर बनेगा 4 1 और वापस 4, जो कि आप जानते हैं 3 × 3 कोटि का संगत सहखंडज अवयव है ये इस ए का सहखंडज बन जाएगा। देखिए इसमें अगर थोड़ी बहुत समझ में बात आ रही है तो बहुत आसान काम है, केवल 2 स्टेप में काम हो रहा है।
और नहीं तो अगर आपको लगे तो 1 का, 0 का, -1 का सबका अलग अलग कर लो भले, वो भी इसमें तरीका तो है ही, पर टाइम हो उसके लिए, वो टाइम हो तब वो तरीका काम आता है, वरना ये काफ़ी छोटा भी है, इसमें गलती कम होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक सहखंडज अवयव निकालने का एक छोटा सा तरीका था। एक और भी है, एक तो ये तरीका आपने सीख लिया, एक और है जो इससे भी छोटा हो सकता है अगर आप ढंग से देखें तो। देखिएगा, आगे हम बात करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के एक और छोटे तरीके की, जिसमें इन स्थानीय चिन्हों को ध्यान में रखना ही नहीं पड़ेगा, इसके बिना ही काम हो जाएगा, छोटा सा है, सुन लो क्या है। मैं बात कर रहा हूँ अथवा, एक शॉर्टकट तरीका और भी है ना, शॉर्टकट फॉर्म ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो सुन लें क्या, केवल इसका तरीका देख लें, है ना। तरीका क्या कहता है कि सबसे पहले आप वो मैट्रिक्स लिखो जो आपको निकालनी है। तो मैट्रिक्स ए मैं लिख रहा हूँ वापस एक बार के लिए, है ना, 1 0 -1, फिर 2 4 3, फिर 4 5 0। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले वह मैट्रिक्स लिखी जो आपको अध्ययन के लिए दी हुई थी। अब देखो, अब इसमें आपको 2 काम करने हैं, और वो 2 काम आपके लिए विधिवत सीखने पड़ेंगे। पहले 2 काम क्या हैं, बड़े आसान से हैं। सबसे पहले इस दी गई स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इसके शुरुआत के 2 स्तंभों को तथा शुरुआत की ही 2 पंक्तियों को क्रमशः आगे सजा करके लिखना है। बस ये 2 काम है, शुरुआत की 2 स्तंभों और 2 पंक्तियों को क्रमशः, मतलब क्रम का महत्व है, पहली पंक्ति पहले लिखो आगे, दूसरी पंक्ति बाद में लिखो आगे, क्रम का महत्व होगा इसमें। क्रमशः आगे मतलब कि इस मैट्रिक्स के बाद में लिख दो एक बार बस, और बाद में तरीका बड़ा छोटा सा केवल देख ले। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें इसका जो पहला स्तंभ है ना, एक बार एक काम करें क्या, हम इसमें पहले इस दी गई मैट्रिक्स को इस प्रकार के डिब्बे में बंद कर देते हैं, ताकि हमने जो एक्स्ट्रा लिखा है वो अलग से दिखे हमें, है ना। तो एक बार देखिएगा, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसके शुरुआत के 2 स्तंभों को आगे दोबारा लिखेंगे, क्रमशः लिखेंगे। तो पहला स्तंभ आगे आएगा, ये आ गया 1 2 4, फिर क्या आएगा, फिर आएगा दूसरा स्तंभ 0 4 5। बड़ा आसान काम है। अब लिखते हैं शुरू की 2 पंक्तियों को भी, लेकिन अब पंक्ति बड़ी हो गई है, अब पंक्ति ये इतनी होगी, ये पंक्ति इतनी सी नहीं होगी, इतनी हो जाएगी ये पंक्ति, ठीक है ना। तो पंक्ति बनेगी 1 0, फिर -1, फिर 1, वापस 0, और दूसरी पंक्ति है ये 2 4 3 2 4। बस इतना काम कर दिया। अब छोटा सा एक गणना मात्र बची है, क्या करना है। अब देखो, अब हमें इतनी प्रोसेस करने के बाद में ही इसकी पहली पंक्ति को और पहले स्तंभ को कैंसिल कर देना है। कर दिया कैंसिल, ठीक बात है। और उसके बाद में हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में। देखो इसके लिए तरीका क्या है, मैंने पहले कहा कि ये जो तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, ये केवल इस झंझट से मुक्त देता है कि हमने प्लस माइनस प्लस लिखा ही नहीं लिखा है। इसमें वास्तव में क्या होता है, यहाँ पर वास्तव में स्थानीय चिन्ह अपने आप आ जाता है, इसमें खास बात ये है बस। लेकिन ट्रांसपोज करना पड़ेगा, याद रखिए, इसमें हमने जो टी लिखा है ना, टी, वो ट्रांसपोज यहाँ पर भी अलग से करना पड़ेगा आपको, उसकी ज़रूरत इसमें पड़ेगी। लेकिन अंदर वाला सारा मामला इसमें ईजी हो रहा है। कैसे, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले ये आपको दिख रहा है उपसारणिक की तरह दिख रहा है, इसको हल कर लीजिए। जैसे 4 × 0 है ना, 4 होता है। फिर आगे अगर आप देखें, ये 0 होता है, फिर इसको इससे गुणा करना है ना। फिर इसमें ये आएगा, इसमें कुछ गलती तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। यहाँ पर देखिए -3 है भाई, वो -3 हमने यहाँ लिखा नहीं था, तो यहाँ पर -3 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब 4 × 0 0 हो गया, फिर आता है माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस, 3 × 5 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, उसके बराबर ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में अगले एलिमेंट के लिए एक स्तंभ आगे बढ़ना है। इन 4 को ले लीजिए, इन 4 को, तो -12 है ना, -12 आ गया, ये 0 हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -12, ठीक बात है। फिर इन 4 को लो तो 10 - 16 मतलब -6 आ जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है। इसी प्रकार अब निचली पंक्ति के लिए क्या बनेगा, एक पंक्ति पूरी छोड़ दीजिए, इन 4 को लीजिए तो -5 आ गया बस। फिर इन 4 को लीजिए, 0 +- +4, फिर इन 4 से बनेगा -5, एकदम ईजी बात है। फिर लीजिए इन 4 को
तो ये 0 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस का 5 था वैसे, ये बनेगा यहाँ पर इन 4 से बनेगा माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 3, मतलब प्लस का 1 आ गया, है ना। उसके बाद में इन 4 से बनेगा प्लस का 4, ऊपर टी पढ़ाइए। अब इसका ट्रांसपोज करना बाकी, कर दो ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज से हम देख पा रहे हैं कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनाइए, 12 है ना, माइनस का 12 माइनस का 6, उसके बाद में माइनस का 5 4 और वापस माइनस का 5, फिर 4 1 4 है, जो कि आप सब देख पा रहे होंगे 3x3 का एक एडजॉइंट मैट्रिक्स आ चुका है। और आप देखिएगा ये दोनों एक जैसे ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, बस भेद केवल विधि का है। और मैं दोबारा कह दूं कि ये विधि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ठीक रहेगी इसकी बजाय, क्योंकि इस विधि में कई बार हम दोबारा लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर माइनस को प्लस कर दिया, ऐसा कुछ है ना, और थोड़ी सी बड़ी भी हो रही, कुछ ज़्यादा पेज भर रहा है इससे। इसलिए अगर आप सीखना चाहें तो इसमें प्राथमिकता दो इस विधि को ही, बाकी सीखो दोनों ही, लेकिन सवाल करने में ज़्यादा काम की मैं मानता हूँ यही है, ठीक है। तो ये 2 विधियाँ हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सहखंडज मैट्रिक्स आसानी से छोटे रूप में निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 3x3 का, एक लेते हैं एग्जाम्पल 2x2 का भी। और 2x2 में हम सहखंडज मैट्रिक्स निकाल करके एक नियम बनाना चाहते हैं, उसमें एक नियम काम करता है ना। तो नियम से पहले मैं आपको मैट्रिक्स का सहखंडज निकाल के बता दूं, ताकि नियम भी आपकी समझ में आ जाए कि क्यों बना ऐसा, है ना। बड़ा आसान काम होगा वो भी, देखिएगा, सुनो। अगर हमें दिया जाए कि यदि कोई मैट्रिक्स A है ना, A बराबर, मैं मान रहा हूँ कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, और मान लीजिए कि मैट्रिक्स है एक बार के लिए A माइनस B, ठीक है, फिर मान लीजिए C D है, ऐसा मान सकते हैं, जो कि सब जानते हैं 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स A ऐसा हो, तब आपसे पूछा जाए कि एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, ये आपसे जानकारी पूछ रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ A जो है वो यहाँ पर बताइए क्या है। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए तरीका लगा दो, बस सिंपल सा काम है ये तो। अच्छा, सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ADJA, मैं लगा रहा हूँ पहला तरीका जो सिंपल पड़ता है मेरे हिसाब से, तो तरीका वो है ही। इस ढांचे में ढांचा बनाओ पहले, इसमें लगाओ पहले स्थानीय चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह, फिर माइनस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। सब जानते हैं कि 2x2 में चिन्ह होते हैं प्लस माइनस, माइनस प्लस, क्यों होते हैं, लगाओ दिमाग ऐसा कुछ, ठीक है ना। ऊपर टी पढ़ाइए। अब सब जानते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं इसके संगत एलिमेंट का संगत सहखंड, सॉरी उपसारणिक। तो A का उपसारणिक क्या बनेगा, A की पंक्ति और स्तंभ छुपा तो पीछे बचा D, तो यहाँ पर आएगा D, एकदम इजी बात है ना। फिर आगे इसका एलिमेंट है माइनस का B। अब इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस से माइनस तुलना हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पर माइनस इसके हिसाब से आ रहा है, अपने से आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो माइनस B का होगा संगत सहखंड C, तो यहाँ लगा दीजिए C, आसान सा काम है ये तो। फिर इसमें C का होगा माइनस का B, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ माइनस का B, और इसका हो जाएगा A, जो कि यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अलग से, प्लस का A है। ऊपर पड़ा है T, है ना, T करना पड़ेगा, ट्रांसपोज तो करना पड़ेगा इसमें। तो ADJA बराबर में ट्रांसपोज करो भाई, तो ट्रांसपोज से पहली पंक्ति बनाओ पहला स्तंभ, तो D, फिर माइनस C, फिर माइनस माइनस प्लस B, और A है ही, ठीक है ना। अच्छा, इससे हम अगर देखें तो ठीक है, हमने इसको सिंपल रूप में सीख लिया है, लेकिन एक छोटी सी बात समझ में आ रही होगी आपको, शॉर्टकट फॉर्म है इसमें, ये केवल 2x2 के लिए काम करेगा तरीका। क्या शॉर्टकट फॉर्म काम आ रही है कि यदि आप 2x2 मैट्रिक्स को या उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना चाहते हो, तो बड़ा आसान सा एक शॉर्टकट तरीका आ रहा है। अगर आप देखें तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स में क्या चेंज हुआ है, मुख्य विकर्ण एलिमेंट में एलिमेंट ही चेंज हो गए हैं। A के स्थान पर D और D के स्थान पर A अपने स्थान को विनिमय कर लिया इन्होंने, एकदम सिंपल। A के स्थान पर D आ गया ना, और D के स्थान पर A आ गया, ऐसा हो रहा है, ऐसा हमेशा होता है हमेशा। उसके बाद में अन्य विकर्ण के एलिमेंट्स में क्या हुआ है, जहाँ पर B था वहाँ पर वैसे तो B ही है, बस चिन्ह उल्टा हो गया है, माइनस का प्लस हो गया है ना। C के स्थान पर C है, पर प्लस का माइनस हो गया है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2 कोटि का है, तो उसमें उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए आप इतना काम मत करिए, भले ही आप इसमें 2 काम करिए। इसको याद कर सकते हैं आप कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को चेंज कर दो और अन्य विकर्ण के एलिमेंट के चिन्ह चेंज कर दो, वो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स ही बन जाएगा। और इसका रीज़न आप देख पा रहे हैं यही है। मैंने जानबूझ के यहाँ पर ABCD लिए ताकि आप देखें व्यापक रूप में। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं लिए हैं, है ना, हमने इसमें एलिमेंट्स ऐसे लिए जो व्यापक रूप में आपको दिखें, ऐसा हो रहा है इसमें,
ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें तो लास्ट में इस नोट को लिख भी लें भले ही। नोट में मैं एक बार बोल दूं क्या है कि 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स के सहखंडज अवयव हेतु उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदलते हैं तथा अन्य विकर्ण के अवयवों के चिन्ह बदलते हैं। बस इतना सा काम करते हैं, इससे हो जाएगा ये, है ना। इसका शॉर्टकट इसमें प्राप्त हो रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के लिए ये एक थोड़ा सारगर्भित अध्ययन था और मैं मानता हूँ कि इसको आप सीख चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालने के तरीके की। तो अब हम शुरुआत करेंगे हमारी प्रश्नावली की जो हेडिंग है या फिर इसका जो नाम है, इसके जो नाम का जो पहला शब्द है व्युत्क्रम अवयव है। अब इसको निकालने का तरीका सीखने वाले हैं, ढंग से सीखना इसको कि इसका जो सूत्र बनाएंगे हम वह बहुत हालांकि पूछते नहीं एग्जाम्स में सूत्र बनाने का, लेकिन बहुत काम का है, इसका लॉजिकल काफ़ी अर्थ होता है इसका, ठीक है। तो एक बार इसको देख लें। तब हम बात करने वाले हैं वर्ग अवयव है का व्युत्क्रम ज्ञात करना, है ना। व्युत्क्रम ज्ञात करना मतलब कि फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का अब यहाँ पर विधिवत अच्छे से लॉजिकल रूप में तरीका सीखेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ 2-3 बातें हैं शुरू में मानी गई है। पहले तो मानना पड़ेगा, कोई मैट्रिक्स माननी पड़ेगी हमें। हमारे सिलेबस में सबसे बड़ी कोटि है 3, तो हम 3x3 का कोई मैट्रिक्स मानते हैं पहले और बाद में उसको व्यापक रूप में n×n तक घटा देंगे। पहले मानते हैं 3 ताकि इजी पड़े समझने में, है ना। देखिएगा, पहले माना जाए, हम पहले मान लेते हैं कि मैट्रिक्स A जो है वो 3x3 का है और 3x3 का व्यापक रूप में ऐसा मानना पड़ेगा, हमें सब जानते हैं इस रूप में स्थानीय संकेत होते हैं, ये A21 22 है ना, फिर 23, इसी प्रकार ये A31 32 और A33, जो कि 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स माना जाए तब क्या आप जानते हैं कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, इसी का एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो ADJA तरीका सबको पता है, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ बातों को। सब जानते हैं कि यहाँ पर F11 है ना, F12 F13, इसी प्रकार में यहाँ पर F21 F22 फिर F23 और तीसरी पंक्ति में भी ये F लगा दीजिए, ये F31 32 और 33 हो जाएगा। और अभी इसका ट्रांसपोज बाकी है तो ऊपर T लगाना पड़ेगा हमें, है ना। अच्छा, तो इसका एडजॉइंट हल कर लेते हैं। अब तो आगे हम कह सकते हैं कि ADJA बराबर में, इसको हल करने पर आप जानते हैं कि पंक्ति को स्तंभ बनाओ, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहली पंक्ति से पहला स्तंभ निर्मित होगा ये 1 2 F13, फिर F21 F22 और F23 है ना, F31 F32 और F33। इस बात में किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होगी कि इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स यही होगा, जो कि दोबारा मैं कह दूं 3x3 ऑर्डर का है। अच्छा, अब आप समझ पाएंगे साथ साथ में कि एडजॉइंट मैट्रिक्स की ज़रूरत क्या है। यहाँ पर इसका पूरा विवरण हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, एक बात ज़रा देखिए, यदि मैट्रिक्स A और एडजॉइंट ऑफ A ऐसी हैं, तब क्या आप देख पा रहे हैं कि यदि मैट्रिक्स A को हम गुणा करें किससे, इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स से ही हम A को गुणा करते हैं ADJA से और देखते हैं कि क्या हासिल होता है। एक बार केवल गुणा करके देखें, न्यूट्रल भाव से देखें एक बार। तो मैं इसको दोबारा लिख दूं एक बार, तो है ना। A मैट्रिक्स कैसी आपने मानी है, यही मानी है A11 है ना, A12 A13, इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति बना सकते हैं, इसी प्रकार तीसरी पंक्ति ऐसी बन जाएगी A32 और A33। हमें इसको गुणा करना है इसके एडजॉइंट से। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आपने ये मान रखी है F11 F12 है यहाँ, तो है ना, पंक्ति को स्तंभ बनाया ना आपने, तो F13 हो जाएगा। ये पहले पंक्ति थी वैसे तो, अब बन गया पहला स्तंभ। अब ये F21 फिर 22 और F23 और आगे तीसरी पंक्ति है ये, या तीसरा स्तंभ है, सॉरी
ये 3 2 और F 3 3 है। इन्हें गुणा करते हैं, अब देखते हैं कि क्या हासिल हो सकता है। चलो गुणा करते हैं। सब जानते हैं कि मैट्रिक्स का गुणा करने का तरीका केवल एक ही है, पंक्ति से स्तंभ गुणा। तो चलो गुणा करिएगा, पंक्ति टू स्तंभ। अब गुणा करने का नियम सबको पता है, कैसे करना है वो सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा, पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति, इस पहली पंक्ति को ऐसे उठाओ और पहले स्तंभ पर एज इट इज रखो और संगत एलिमेंट्स गुणा करके जोड़ दो। सिंपल सा काम है ना। तो मैंने इसमें क्या किया, इसको उठाया और यहाँ रखा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ना, A11 किससे गुणा हुआ, F11 से, है ना। फिर आएगा प्लस का चिन्ह जुड़ता है आगे, A12 गुणा हुआ F12 से, ठीक है ना। और A13 गुणा हुआ F13 से। क्या आप देख पा रहे हैं, ये जो घटना घटित हुई है ये वास्तव में इस मैट्रिक्स ए में ही, इस मैट्रिक्स ए में ही हम कर क्या रहे हैं, इसके माध्यम से हम इस मैट्रिक्स ए पर ही अगर विचार करें आप, तो पहली पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट को, तो पहली पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट को हम इसी पंक्ति के संगत सहखंड से गुणा करके जोड़ रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो प्रश्नावली 4 में ये गुणधर्म था कि यदि किसी भी सारणिक में या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में भी यदि हम किसी पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट को उसी पंक्ति के संगत सहखंड से गुणा करके जोड़ देते हैं तो उत्तर में उस मैट्रिक्स का सारणिक आता है। सब जानते हैं ये गुणधर्म, हमने सिद्ध भी किया था क्यों होता है ऐसा, एकदम सिंपल सी बात थी ना, कि इसका रीज़न होता है प्रसार खुद ही। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करने पर, इन शॉर्ट इस मैट्रिक्स ए में प्रथम पंक्ति को हम प्रथम पंक्ति के ही संगत सहखंड से गुणा करके जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर उत्तर में सारणिक ऑफ ए आएगा। एकदम सिंपल सी बात है ये तो, है ना। अच्छा, आगे देखिएगा, इसके बाद में प्रथम पंक्ति गुणा होगी द्वितीय स्तंभ से। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या घटित होगा, यहाँ पर एलिमेंट तो प्रथम पंक्ति के हैं लेकिन संगत सहखंड है द्वितीय पंक्ति के। देख लो भले, द्वितीय पंक्ति के स्थान कैसे हैं, 2 1 2 2 और 2 3, यहाँ पर सेम स्थान आ रहे हैं। इसका मतलब इसके स्थानीय मान कहते हैं कि वे संगत सहखंड है दूसरी पंक्ति के, और हम एलिमेंट ले रहे हैं प्रथम पंक्ति के ही। तो आप सब जानते हैं कि इस कंडीशन में मान आता है 0। अगर किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के सहखंड से गुणा करके जोड़ते हैं तो उसका मान हमें 0 आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको इससे गुणा करके कह सकते हैं यहाँ पर 0 आएगा। इसी प्रकार इसको इससे गुणा करने पर भी आप समझ जाइए क्या आएगा, सिंपल बात है 0 आएगा कि पहली पंक्ति के एलिमेंट और तीसरी पंक्ति सहखंड आ गए हैं, वो 0 आएगा। फिर बारी है दूसरी पंक्ति की, दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति के एलिमेंट और पहले स्तंभ मतलब पहली पंक्ति के ही सहखंड, वापस 0 आएगा। इसको इससे गुणा करने पर सारणिक ऑफ ए आएगा, 0 आएगा। लगाओ दिमाग, क्यों आएगा सब जानते हैं। तीसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ 0, फिर 0 सारणिक ऑफ ए। अगर आप देख पाएँ तो ये बड़ी आसान सी एक डिस्कशन है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि हमने एडजॉइंट ऑफ ए करते टाइम ये ट्रांसपोज नहीं किया होता, ये ट्रांसपोज मान लो नहीं किया होता, ये केवल बनाई गई बातें हैं, ये आसमान से तो गिरी नहीं है बातें, सब बनाई गई बातें खुद ने बनाई है सुविधा के लिए। तो ट्रांसपोज वाली बात अगर नहीं बनाई होती, केवल संगत सहखंड से रिप्लेस करने तक ही बनाया गया होता, तो क्या यहाँ पर हम प्रथम पंक्ति गुणा प्रथम स्तंभ के टाइम ऐसी कुछ बातें प्राप्त कर पाते? क्या नहीं कर पाते, सीधी सी बात है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैट्रिक्स में पंक्ति टू स्तंभ गुणा हो पाता है। तो ये आवश्यक था कि पंक्ति टू स्तंभ गुणा होते टाइम आगे वाले मैट्रिक्स में जो स्तंभ है ना, वो पंक्तियों के ही संगत सहखंड हो, एक खास बात है। और यदि हमें आगे वाले मैट्रिक्स में स्तंभों के स्थान पर पंक्तियों के संगत सहखंड चाहिए तो पंक्तियों को स्तंभ बनाना पड़ेगा आपको, मतलब कि ट्रांसपोज करना पड़ेगा ही, इसलिए ट्रांसपोज करना पड़ा। और यहाँ पर संगत सहखंड क्यों लेने पड़े, कि आपको पता है कि इसमें गुणा करने पर सहखंडों में नियम काम करता है जो इसको इस रूप में फिक्स कर देता है, वरना ये काम करता ही नियम कभी भी नियम, ठीक है। इसलिए इसमें एडजॉइंट ऑफ ए में सहखंड लेने पड़े ताकि ये फिक्स मान दे, या तो 0 दे या सारणिक का मान दे, कुछ और न दे, है ना। और ट्रांसपोज क्यों करना पड़ा, ताकि ये नियम के हिसाब से सारणिकों के मान तक पहुंचा दे, या जीरो प्रदान कर दे, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब यहाँ पर नियम काम करे इसमें। अब देखिएगा, अब अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ए गुणा में ये चल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए, एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होगी। आगे देखिएगा, अब ए गुणा ये है ए डी जे ए,
मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में, ये मैट्रिक्स है ना, और मैट्रिक्स में आप सब जानते हैं कि सभी एलिमेंट में से एक साथ कॉमन लेते हैं, जबकि सारणिक में क्या होता है, पंक्ति से अलग कॉमन होता है ना, इसमें वो नहीं है, इसमें है मैट्रिक्स है। तो यहाँ सब में से कॉमन लो आप, तो सब में से कॉमन आ रहा है सारणिक ऑफ ए, तो सारणिक ऑफ ए सब में से कॉमन आ गया और अंदर बच गया ये 1 0 0 है ना, 0 1 0 0 0 1, बड़ी सामान्य सी बात है। और ऐसा करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें ये प्राप्त हो गया है ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में, ये तो सारणिक ऑफ ए चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुणा में ये जो प्राप्त हुआ है ये वास्तव में इकाई अवयव है। मैं इसको बोलूँगा यहाँ पर I3 है, ये 3 कोटि का ना, I3 है ये, इसकी कोटि आप देख पा रहे हैं 3 × 3 मतलब 3 कोटि का सारणिक है ये, मैट्रिक्स है सॉरी। तो मैं इसमें कहूँगा सारणिक ऑफ ए गुणा में I3 आ गया। अब एक बात आप सब जानते होंगे, आप सीख लो दोबारा भाई, जैसे सिंपल संख्याओं में एक होता है वैसे ही सारणिकों में आई काम करता है। सिंपल संख्याओं में एक, सारणिकों में आई। जैसे अगर आप देखें ना तो आई है ना, आई, इस आई को आप किससे गुणा करो, जिससे गुणा करें वापस वही आ जाएगा, वापस सारणिक में देख लो भले गुणा करके। और वही बात सिंपल संख्याओं में एक में होती है। तो मतलब कि यहाँ पर ये एक की तरह काम कर रहा है और हमें इसको यहाँ पर एक की तरह उपयोग भी करना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर यदि मैं इसका कुछ पक्षांतरण करूँ तो एक खास बात यहाँ पर दिख रही होगी आपको, क्या, यहाँ पर है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ाइए। मैं क्या कर रहा हूँ, सारणिक ऑफ ए है ना, सारणिक ऑफ ए, इसको इसके बट्टा में ले आऊँ, ये गुणा से भाग में आता है सब जानते हैं, तो इसके बट्टा में आ जाएगा सारणिक ऑफ ए, इसके बट्टा में आ जाएगा बराबर में, यहाँ पर I3 पढ़ाई था, यहाँ पर पढ़ा है आई और बट्टा में ए आ जाएगा, तो आई के बट्टा में है ए। एकदम सामान्य सी बात है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके बाद में, अब इसका कारण, अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, देखिएगा, आई का मतलब मैट्रिक्स का एक है ये, तो एक बट्टा कोई संख्या है ये, मतलब मैट्रिक्स में आई बट्टा कोई मैट्रिक्स है ये, और आई बट्टा मैट्रिक्स ए का मतलब होता है ए इनवर्स, बिल्कुल ये ए इनवर्स है, मतलब ए का व्युत्क्रम है ये। बराबर में इसका रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया ए डी जे ए और बट्टा में है ए का सारणिक, ठीक है। ये है व्युत्क्रम अवयव निकालने का सूत्र, और मैं आपको बार बार कह दूं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर ए क्या है, ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये केवल वर्ग अवयव होता है। यहाँ पर ये आयताकार अवयव हुआ तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आयताकार अवयव हुआ तो यहाँ पर फेल हो जाएगा, ये गुणा ही नहीं होगा आपस में, कि यहाँ पर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा, गुणा तो होगा ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमेशा होता है वर्ग अवयव है ये। तो किसी भी वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का मान निकालने का फॉर्मूला हो गया ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा में ए का सारणिक, इसका सूत्र है, इसको आपको याद करना है। और आगे इस सूत्र के माध्यम से 2 परिभाषाएं बनती हैं और उसके 4-5 सूत्र बनते हैं, उनका प्रूफ भी हम करने वाले हैं। तो बाकी बात हम करते हैं अगले क्लास में, अब के लिए इतना बहुत है, ठीक है।